अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और आज हम पढ़ने लगे हैं सेकंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर टेस्ट में कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसके अंदर इसमें से क्वेश्चन ना आए। और बात जो इसके अंदर कुछ ही हैं ट्रिक्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपने इसमें फार्मूलाए और रिज़ल्ट्स याद करने हैं। अगर आपको वो रिज़ल्ट्स और वो फार्मूलाए याद होंगे तो आपका ये चैप्टर, इसकी तैयारी, इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं लगेगी। मेन है इसमें फार्मूलाए याद करना। वैसे जो ट्रिक्स वगैरह हैं, ट्रिक्स एक आधी हैं, ज़्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं है। आपने फार्मूलाए याद रखने हैं, फार्मूलाए आपको याद होंगे इस चैप्टर के अंदर, आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा। इसमें पहली बात हम करने लगे हैं डिफरेंशियल की। इंटीग्रेशन से पहले हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल क्या चीज़ है। अच्छा जी, देखें यहाँ पर असल में डिफरेंशियल किसी भी बहुत छोटी चीज़ को, बहुत ज़्यादा छोटी यानी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल जिसके लिए टर्म यूज़ होती है, यानी कि इन्फिनिटी बहुत छोटी के लिए जो है ना, बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत छोटी, उसके लिए टर्म यूज़ होती है डिफरेंशियल। ऐसी वैल्यू बहुत छोटी हो उसको रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म डिफरेंशियल। ठीक है। अब ऐसी वेरिंग क्वांटिटीज़ उनके दरमियान, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो वेरी कर रही हैं, जिनकी वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है और बहुत छोटी वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, यानी वैल्यू है उसमें चेंज आता है। यानी एक वैल्यू है x, वो चेंज हो रही है डेल्टा x में, लेकिन जो चेंज है इसके अंदर, जो चेंज है वो चेंज हो बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा चेंज हो, तो ऐसी क्वांटिटी को फिर हम कहते हैं डिफरेंशियल। ठीक है। अब इसका काम आगे इस जो हम बात करते हैं ना डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन वाला, वो डिफरेंशियल का ही होता है। d/dx, d डिफरेंशियल को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हम इंटीग्रेशन की बात करने लगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अब जो भी फंक्शन, जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते थे, वो हम पहले लेक्चर ले चुके हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है और क्या सीन है उसका। अब कोई भी इंटीग्रेशन की यहाँ पर बात हम करते हैं, तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना, f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन है f(x). अब f(x) अगर किसी भी, ये जो फंक्शन f(x) है ना, ये डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? कैपिटल f(x) का। हम कहते हैं कि ये f(x), स्मॉल f(x), कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव है। ठीक है। अब देखें, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है f(x) जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ले सकते हैं। अब ये तो हमें पता है, इससे इसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है ना। डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर आते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इससे ये चीज़ हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ से इसमें जाना चाहें, डेरिवेटिव से हम वापस फंक्शन में जाना चाहें, तो फिर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इसको, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट है। और नाम से जिस तरह हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट है, सेम टू सेम बाकी सारी फंक्शंस या बाकी सारी चीज़ों में भी ये ऑपोजिट होगा डेरिवेटिव का। जिस तरह हम डेरिवेटिव में कोई भी एंगल है, जिस तरह अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हम उसका डेरिवेटिव साथ वो जो इंटीग्रल था वो डिवाइड करते हैं। वहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है। वहाँ अगर कोई चीज़ ऐसी डिवाइड हो रही है तो यहाँ वो मल्टीप्लाई की, उसका उल्ट है। मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्ट है। अब हम, तो इसका मतलब है इस बात से, ये जो बात हमने यहाँ की, कि जब हम इस कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आता है? स्मॉल f(x). और हम जब स्मॉल f(x) का इंटीग्रल लेते हैं इसका, तो ये हमें क्या देता है? कैपिटल f(x) प्लस c। अच्छा जी, ये तो हमने बस छोटी सी कोई बात की ना इनके बारे में कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन असल में है क्या चीज़ और हम
क्या इसका कैसे इसके बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिकली ये छोटा सा था। अभी हम मेन शुरू करने लगे हैं कि इंटीग्रेशन के ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जो इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, मिसाल के तौर पर ये जो है, तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रैंड। ये नाम आ जाता है पेपर के अंदर, एमसीक्यू आया था, तो इस तरह नाम वैसे याद रखना चाहिए। ये है इंटीग्रैंड, इसको नाम क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। अब देखें, और एक और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमने लिखा था ना कि ये इक्वल है कैपिटल एफ ऑफ एक्स के प्लस सी के, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम ये भी कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल है, ये तो पता है, लेकिन हम इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, इस तरह। अब ये इसका नाम है। अब हम बात करने लगे हैं कि इंटीग्रेशन का, पहले हम बात कर लेते हैं इस c की कि ये कांस्टेंट क्या, अब हर इंटीग्रेशन में प्लस c क्यों आता है, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब असल में हर किसी भी फंक्शन का हम इनडेफिनेट का जब इंटीग्रल लेते हैं तो साथ c क्यों आता है, ये देखिए। अब पहली बात ये मिसाल अब दूंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। देखें, जिस तरह है हमारे पास x क्यूब एक फंक्शन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स हम लेते हैं, और एक फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब ही है मगर हम साथ लिखते हैं +3, ठीक है। और एक और है एफ ऑफ एक्स मगर हम लिखते हैं एक्स क्यूब +5। अब ये हमने 3 फंक्शंस लिए, तीनों फंक्शंस डिफरेंट हैं, आपको देखने में नज़र आ रहा है। जब हम इसका इंटेग्रल लेते हैं, इसका स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, इसे हम कहते हैं एफ प्राइम, एफ डबल प्राइम, या ऐसे डबल प्राइम छोड़ें, F1 F2 और F3 कहते हैं। जब हम F1 ऑफ x का वो लेते हैं इंटेग्रल, तो हमें पता है इंटेग्रल एक्स क्यूब का क्या आता है रूल, ये तो आप लोगों ने पता है ना, कुछ जो शुरू के रूल हैं कि पावर में ऐड होगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ठीक है ना। ये तो पता है ना कैसे की है कि जब भी इंटेग्रल में सादा हो, कोई भी सादा फंक्शन लिखा हुआ है, यानी ये है एक्स क्यूब है, अब इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, पहले चले मैं रूल का आप लोगों को समझा दूं कि कम से कम रूल का तो पता होना, वैसे तो खैर ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे आया है, फिर हम उसके बाद बात करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर किसी भी फंक्शन का जब हमने इंटेग्रल लेना होता है, आई से हम डिनोट करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो शर्त ये है कि उस फंक्शन का साथ डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशियल मौजूद नहीं है तो हम उस फंक्शन का उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब देखें, मिसाल जो मैं दे रहा था कि एक्स क्यूब है साथ डी ऑफ एक्स, असल में जब हम देखते हैं फंक्शन तो है एक्स क्यूब पूरा, ठीक है, ये एक्स क्यूब पूरा का पूरा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, लेकिन हमने जो यहाँ पर, वैसे इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। आप लोग कहेंगे कि यार इसका तो मैंने अभी बात की है, इसका मैं अभी बात की थी कि एफ ऑफ एक्स का जब भी हमने इंटीग्रल लेना है तो साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, 3x² तो हमारे पास है ही नहीं। अब असल में हमने पावर को नहीं देखना होता, हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है इस बेस को। ये बेस जो फंक्शन है ना, बेसिक फंक्शन जो है मेन, ये चीज़ जो है ये x सिर्फ इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, जो बेस है, क्यूब का नहीं। अब देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है d/dx ऑफ x, क्या होता है, ये होता है 1। अब इसके साथ हम ये लिख सकते हैं 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम यूँ इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये होती है, असल में हमने पूरी पावर को भी नहीं साथ देखना था, हमने सिर्फ बेसिक फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाना होता है। अब देखें कि यहाँ पर जो ये एक्स क्यूब का मैंने लिखा, अब कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, यानी इंटीग्रेट करने के, कि जब भी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कोई पावर लिखी हुई है अदर देन 1, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपके पास है ना, असल में रूल क्या है कि आपके पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स होल की पावर n, ठीक है, और साथ आपके पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, तो आपका पास ये जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स
इसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। ये तो आप लोगों को पता है ना कि इसमें पावर रूल का क्या है कि पावर को एक ऐड करना है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब असल में सॉरी -1, ये मैंने गलती से 1 लिख दिया। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब ऐसा क्यों है? ये तो सबने पढ़ रखा है कि n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन रीज़न क्या है? असल में अगर n -1 हो जाए, यहाँ पे मैं -1 लिख दूँ तो नीचे हो जाता है -1 + 1 0। अब अगर नीचे हो जाए 0 तो ऊपर जो मर्जी है 0 नीचे आ गया उसने इन्फिनिटी कर देना, वो तो हम चाहते ही नहीं है। इस वजह से n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n -1 के इक्वल हो जाए तो फिर हमें इसको चेंज करना पड़ता है। फिर असल में फिर क्या होता है, इंटेग्रल f(x) अगर इसकी पावर है -1 और साथ है f'(x) dx, तो ये आपके पास क्या आएगा, ln of f(x) प्लस c। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता था। अब इसमें ये इसलिए लिखा जाता है कि 1/f(x), ये आपको पता है ln का डेरिवेटिव जब लेते हैं ln of f(x) तो वो यही चीज़ बनाता है। हमेशा अगर आपको अपने इंटीग्रेशन में जो आपने इंटीग्रल लिया है उसमें शक हो रहा है कि यार ये ठीक है भी या नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपने उसको बैक सॉल्व कैसे करना है? आपके पास जो इंटीग्रल आया है उसको आप डेरिवेटिव करो, उसका डेरिवेटिव लो। अगर उसका डेरिवेटिव इसके फंक्शन के इक्वल बन जाता है तो पूरा ये, सिर्फ ये नहीं, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा बनना चाहिए। अगर ये सारा का सारा बन जाता है तो इस बात का मतलब है कि आपने इंटीग्रल ठीक लिया है। अगर नहीं बनता या इसमें कोई गड़बड़ है तो फिर आप समझे कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ये तो थी कुछ बातें। अब इसमें असल में देखें, जो मैं c की बात कर रहा था, c क्यों आता है +c, हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्यों लिखते हैं? लिखते तो हैं, आप लोगों ने भी पढ़ रखी है पहले इंटीग्रेशन, हम लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं, वजह क्या है? देखो, जब हम इस f(1)(x) का इंटीग्रल लेते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या है, x³ है। इसका इंटीग्रल आएगा हमारे पास x⁴/4 प्लस c लिखा हमने, ठीक है। जब इसी तरह आप इसका लेंगे x³, हाँ असल में देखें, जब भी आप, बल्कि इस तरह नहीं इसको समझाएंगे, हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा। डेरिवेटिव लें आप इसका, इंटीग्रल लेने के बजाय छोड़ें, इंटीग्रल कैसे नहीं, डेरिवेटिव लें इसका, f(1) का prime(x) लें तो ये आएगा 3x², ठीक है। जब हम f(2) का लेते हैं डेरिवेटिव इसका तो ये भी आएगा 3x², और जब हम f(3) का लेते हैं डेरिवेटिव तो ये भी आएगा 3x²। अब देखें, सब फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो आया है 3x² के इक्वल, जबकि फंक्शन हमारे पास चेंज थे। यहाँ पर था +0, यहाँ पर था +3, यहाँ पर था +5। अब ऐसा क्यों? अब असल में हमें ये तो पता है कि हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में देखा था कि जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है 0 के इक्वल, तो इसलिए हमने साथ 0 नहीं लिखा। असल में अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है। अगर इसका इंटीग्रल लूँ मैं f(3) का, जो है 3x² इसका अगर मैं इंटीग्रल लूँ तो ये मेरे पास, मुझे पता है क्या बनेगा, 3x³ प्लस c, और ये है, ये देखें x³ प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर f(3) का मैंने लिया डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल लिया। अब यहाँ पर x³ तो बन गया मगर साथ +5 नहीं बना। अब असल में जब भी आप इंटीग्रल लेते हैं, अब देखें हर किसी का डिफरेंशियल फंक्शन सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट है। अब जब भी आपने इन तीनों का डेरिवेटिव लिया तो आपको ये नज़र आया कि इसमें कांस्टेंट्स चेंज हैं मगर यहाँ पर सेम आ रहा है। अब जब आप इनका इंटीग्रल लेते हो दोबारा ये फंक्शन बनाने के लिए, तो हर किसी का ये +c इसलिए लिखा जाता है कि हर इंटीग्रल दूसरे से किसी कांस्टेंट से डिफ़र करता है।
अब देखें, क्योंकि हम दोबारा तो इसको ये नहीं ना बना सके, x³ + 3 नहीं बना सके, हम वो तब बना सकेंगे, हम इसको x³ + 3 तब बना सकेंगे जब हम इसको कोई फिक्स्ड कंडीशंस दें। असल में जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं ना, इंटीग्रल लेते हैं, तो आपके पास ये तो हमें पता ना, मिसाल के तौर पर ये कर्व है, तो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो देगा डेरिवेटिव। लेकिन जब आप उसका इंटीग्रल लेते हो तो आपके पास ये कर्व आता है, ये जो कर्व मैंने बनाया है, ये वाला कर्व। अब जब आप इंटीग्रल लेते हैं ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो आपके पास एक कर्व की इक्वेशन नहीं आती, आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन आती है। ऐसे पूरे बहुत सारे ऐसे कर्व्स होते हैं। अब आप, क्योंकि हमें ये किस वजह से आती है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर +3 +5 वगैरह चेंज थे, तो जब हम अब, लेकिन इस वजह से सारे ज़ीरो आ जाते हैं। जब कांस्टेंट ज़ीरो आ जाते हैं तो हमारे पास, लेकिन इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेते हैं तो वो +c में आ रहा है। अब ये जो है, ये पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स है। अब जब फैमिली ऑफ कर्व्स आती है, इसमें से मिसाल के तौर पर इसे हम कहते हैं x³, ये है x³ + 5, ये है x³ + 3, ये है x³ + 2, ये है x³। इस तरह और भी हो सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स में, पूरी मतलब बहुत सारे कर्व्स हैं। अब देखें, हम जब इसको कोई कंडीशन देते हैं, इसमें हम कहते हैं कि इसमें x इसके इक्वल हो, y इसके इक्वल हो, फिर इसकी इनिशियल, हम आगे पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जब हम इनको कोई स्पेशल कंडीशंस देते हैं तो फिर c की वैल्यू जो है वो इनके फिर हम जब कंडीशन देते हैं ना, तो हम इन चारों पांचों में से कोई एक फिक्स कर रहे होते हैं। हम उस कंडीशन के मुताबिक हम इन सारी फैमिली ऑफ कर्व्स में से एक कर्व को सेलेक्ट करते हैं, वो उन कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है, इस तरह होता है। इस वजह से हर जो इंटीग्रल है वो दूसरी वैल्यू से डिफ़र करता है इस कांस्टेंट से, क्योंकि देखें सबका डेरिवेटिव तो सेम आ रहा है, लेकिन अब सबका डेरिवेटिव सेम आ रहा है, +0 +0 +0, जब उनका इंटीग्रल लेना चाहिए तो सब वापस सेम नहीं बन रहे, सबका इंटीग्रल +c आ रहा है। तो हमने इनको सेम बनाने के लिए हम साथ +c लिखते हैं, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव वही बनेगा, इसका भी वही बनेगा, इसका भी वही बनेगा, तो हम उसको चेंज करने के लिए या उसको उससे दूसरे से डिफ़र करने के लिए +c लिखते हैं। एक c एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ताकि हम 0 भी एक कांस्टेंट ही है, 3 भी एक कांस्टेंट है, 5 भी एक कांस्टेंट है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि +c क्यों लिखा जाता है। देखें अब +c असल में मेन इसलिए लिखा जाता है कि हम उस फैमिली ऑफ कर्व, असल में जब वो आती है ना इक्वेशन या इंटीग्रल लेते हैं तो फैमिली ऑफ कर्व्स का आता है, तो हमने उस कर्व में से कुछ चुनना होता है और वो उसके हिसाब से फिर c की वैल्यू आती है। क्योंकि हर फंक्शन देखें, इनका डिफरेंशियल सेम है, मगर दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है ना, इस वजह से c के आता है, ताकि हम दोबारा उसको इसके इक्वल बनाने के काबिल हो सकें, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने, क्योंकि हमने जब इंटीग्रल लिया था x³ + c, हमें नहीं पता था कि वो ये x³ + 0 वाला है, x³ + 3 वाला है या x³ + 5 वाला है, इस वजह से वो किया था। चलें, इसमें इतनी ज़्यादा बहस नहीं करते, ये तो ना, क्योंकि इसमें से इतना खैर पेपर में भी नहीं आता कि c क्यों लिखा जाता है। लेकिन अच्छा, लेकिन ये बात बताऊँ, इंडेफिनेट इंटीग्रल में c का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा पेपर में देखना, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए उसने इंटीग्रल ठीक लिखा होता है लेकिन +c नहीं दिया होता अक्सर, तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान करना है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमें कुछ रूल्स हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट साथ लिखा हो, उसका कांस्टेंट साथ लिखा हो तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये तो कुछ आप लोगों को भी रूल्स वगैरह पता होंगे पहले आप लोगों ने, क्योंकि इंटीग्रेशन कर ही रखी है। इसी के साथ अगर आपके पास सम या डिफरेंस हो रहा है दो फंक्शंस का, तो आप उन पे अलग-अलग से इंटीग्रेट भी उनको कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब इस तरह आपने, ये तो है ना कुछ जनरल बातें इंटीग्रेशन के बारे में जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। और ये भी आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट का जब हम यानी 1 का इंटीग्रल लेते हैं तो वो आपके पास x आ जाता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब देखें
हम बात करने लगे हैं स्पेशल फंक्शंस वगैरह की, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हम बात करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अच्छा, अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है तैयार, तो वो आप लोगों को फार्मूला खुद याद करने पड़ेंगे। मेन इस चैप्टर में मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, फार्मूला आपने खुद याद करने हैं। ये पार्ट, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये पहला जो पार्ट है इसके अंदर हम कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस वगैरह की बात करेंगे इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से शुरू करेंगे। इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक वगैरह की बात करेंगे। अच्छा देखिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे। साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसका क्या होगा इंटेग्रल। अब ये एक बात याद रखने हमें, क्योंकि हमने याद किया था ना कि जो डेरिवेटिव्स याद किए थे, तो साइन किसका डेरिवेटिव था, साइन डेरिवेटिव था कॉज एक्स का। अब लेकिन कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास प्लस साइन है, तो यहाँ से हम माइनस को इधर ले जा सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर माइनस कॉज एक्स प्लस सी आता है। इस तरह ये कुछ फार्मूला, ये तो खैर मैंने आप लोगों को वैसे बताने के लिए लिखा था। अब आगे ना आप लोगों ने इनको खुद ही ये पढ़ने। देखिए एक साइन एक्स है, कॉज एक्स डी ऑफ एक्स है, फिर उसके बाद आपके पास टेन एक्स है डी ऑफ एक्स, फिर आपके पास आता है सीकेंड स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब देखें इसके अलावा भी हम कुछ पहले लिख लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर डी ऑफ एक्स, फिर आपके पास आएगा कोसेकेंड स्क्वायर डी ऑफ एक्स, फिर उसके बाद आपके पास आएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स डी ऑफ एक्स, और आपके पास क्या आता है टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स का आता है आपके पास कॉट एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, और सीकेंड भी हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोसेकेंड एक्स, सीकेंड एक्स और कोसेकेंड एक्स का हम लिख लेते हैं, चलें वो बाद में लिखता हूँ मैं भी। अच्छा देखें कॉज एक्स किसका इंटेग्रल है, साइन एक्स, कॉज एक्स का इंटेग्रल सॉरी साइन एक्स प्लस सी है। टेन एक्स का क्या है, अब देखें टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉज। अब जब हम इसको इंटेग्रल में लिखते हैं तो जो ऊपर कॉज है, ये जो साइन है, ये कॉज का डेरिवेटिव है या नहीं, लेकिन ये माइनस के साथ होना चाहिए, तो माइनस हम बाहर भी कर लेते हैं अंदर भी, तो हमारे पास साथ क्या आएगा, कॉस की पावर -1 है। -1 के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ln ऑफ, लेकिन बाहर वाला माइनस, साथ ln माइनस ln ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। चलें ये इस तरह आपके पास आ जाएगा -ln ऑफ कॉज एक्स प्लस सी, या इसे आप एक और भी तरीके से लिख सकते हैं ln ऑफ सीकेंट एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। असल में सीकेंट एक्स कैसे आता है कि आप इस माइनस को इस कॉज एक्स की होल की पावर -1 कर सकते हैं, तो 1 बाय कॉज एक्स सीकेंट एक्स भी बन सकता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या है, ये है टेन एक्स प्लस सी। ये आप लोगों ने चीज़ें पढ़ रखी हैं, मैं बस इनके फॉर्मूले लिख रहा हूँ। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर उसके बाद सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है, ये है सीकेंट एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद आपके पास कॉट एक्स आता है। अब इसी तरह जिस तरह टेन का निकाला था, कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो ये क्या बनेगा ln ऑफ साइन एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद सीकेंट एक्स का क्या होता है इंटेग्रल, ये होता है ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में और आ रहा है, हम यहाँ पे इसको रेज करते हैं, ये देखें एक आता है हमारे पास कोसेकेंट एक्स का,
कोसेकेंट एक्स का हमारे पास होता है ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये तो थे। अब इसके अलावा कुछ हम रिजल्ट्स का लिखते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक ही हैं। tan स्क्वायर एक्स का ये आते हैं, और ये मेरा आया भी था, ई कैट में भी आया था, नास्ट में भी आया था। ये मैं आप लोगों को वैसे इसलिए लिखवा भी रहा हूँ। कॉट स्क्वायर एक्स का है, फिर उसके बाद हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स का, फिर वो आगे लिखते हैं, चलें पहले ये लिखें। tan स्क्वायर एक्स असल में जब आपने इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो आपको बड़ा लंबा काम करना पड़ता है। हम सीधे सीधे रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि देखें ये सादे फंक्शन नहीं है। पेपर में अगर आए तो आप इसको सारा टाइम सॉल्व करने में नहीं लगा सकते, तो इसलिए रिजल्ट्स लिखने का मकसद है कि आप फ़ौरन देखते ही आपको उनके आंसर पता होने चाहिए। tan x माइनस एक्स प्लस सी होता है, ये आप इसका इंटीग्रल लेके भी चेक कर सकते हैं खुद। cot स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फिर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना, ये होता है x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी। अच्छा इसमें और एक और मैं आपको कॉस स्क्वायर का भी लिखवा देता हूँ। इसमें ना एक सीन होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि पेपर में भी आ जाता होता है। सॉरी। अच्छा देखें, अगला है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसका हमारे पास बनता है x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना एक सीन है, ये और ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कॉस स्क्वायर एक्स का तो सीधा सीधा मेरे पेपर में आया था ना, ये ई कैट 1 के अंदर, तो इसलिए ये इनके रिजल्ट्स यूज़ होते हैं पेपर के अंदर। अच्छा एक बात बता दूं, साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट ये है, कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट ये तो ठीक है, लेकिन पेपर में वो कभी कभी पूछते हैं साइन स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव इस तरह बताओ, या कॉस स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव इस तरह बताओ। अब आप लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम रिजल्ट लिखना है। जो भी इसमें इसके साथ 2x आ रहा है या कुछ और आ रहा है, आपने ना फर्स्ट ये जो है x बाई 2 वैसे ही लिखना है, x बाई 2 वैसे ही लिखना है। इसी तरह ये कॉस स्क्वायर के लिए भी इसी तरह का चीज़ है। माइनस आया फॉर्मूले में जिस तरह पहले रिजल्ट में था। अब आपने जो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, वो आपने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट। अच्छा देखें जी, मैं आपको ये लिखवा था साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला। आपने कुछ भी नहीं करना, x बाई 2 में कोई चेंज नहीं लेके आना, वैसे ही रहेगा। माइनस फार्मूले का जैसा रिजल्ट का था वैसे ही लिखा। साइन, अब जो भी आपके पास ये आया ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 है, जिस तरह ये देखें, ये जो 2 लिखा है, आपने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ, और नीचे भी साइन 2x था तो 2 इंटू 2x 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8 प्लस सी। अब ऐसा होता किस लिए, ये चेंज इस वजह से आता है क्योंकि जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इसके ये 2x और x होने की वजह से ना थोड़ी वैल्यूज़ में चेंजिंग आ जाती है। इस वजह से ये बस मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ या ट्रिक सा लिखवा रहा हूँ ताकि आपको उधर मसला ना हो। देखें किया क्या हमने, मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा कि पेपर के अंदर कभी कभी वो स्क्वायर एक्स नहीं देता, वो देता है स्क्वायर एक्स, स्क्वायर के साथ 2x दे देता है या 3x दे देगा या कुछ भी और चीज़ दे सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने x बाई 2 को, ये जो फर्स्ट में लिखा है x बाई 2, इसको वैसे ही रहने देना है, x बाई 2 उसी तरह रहेगा। माइनस जो अगर साइन का स्क्वायर 2x है तो माइनस आएगा, साथ उसी तरह साइन लिखा जहाँ रिजल्ट में था। बस आपने जो x के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर 2 है, तो आपने उस 2 को इस 2x के साथ और इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 4 8।
इसी तरह अगर cos स्क्वायर 2x आ जाता तो अब आप लोग लिखवाएंगे, देखें cos स्क्वायर 2x, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखें मैंने उस सेम टू सेम यही इसके लिए भी अप्लाई हुआ, x/2 वैसे ही लिखेंगे प्लस साइन, लेकिन 2x की जगह 2x को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय इसी 2 को फिर 4 से भी 8 प्लस c, मतलब आपने फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, x/2 के साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, आपने सिर्फ जो भी x के साथ मल्टीपल आ रहा है उसको इसके एंगल और इसके जो इसका डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह अगर आपके पास साइन स्क्वायर 3x आ जाए या कॉस स्क्वायर 3x आ जाए तो आप बस 3 को फिर 2 के x के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। वो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि इस बात की अब समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है, मेरा ECAT के अंदर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था और उसने इस तरह पूछा था कि cos स्क्वायर x है तो आप उसका आगे इंटेग्रल बताओ, तो इस तरह का सीन था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असल में मेन इस चैप्टर के अंदर फार्मूला ही हैं। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ फार्मूला, अभी आगे भी फार्मूला ही आएंगे, फार्मूले मैं लिखवाता जाऊंगा मेन इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सिर्फ बात जो है ना वो फार्मूलों की है। फार्मूले आपने कर लिए, चैप्टर आपका हो गया, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, अगला आपके पास आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, अब इसमें एक आएगा हमारे पास, उसमें क्या आता है dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा। फिर एक हमारे पास आता है dx बाय x या x मॉड लिख देते हैं √x स्क्वेयर माइनस 1 क्या आएगा। फिर एक हमारे पास आता है dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या आता है। फिर एक हमारे पास आता है dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या आता है। फिर एक हमारे पास आता है यहाँ पर कि dx बाय √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या आता है। इसी तरह dx बाय √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी ऑफ एक्स क्या आता है। इस तरह के हैं। असल में देखें अब ना डिफरेंशियल डेरिवेटिव और जो है ना आपके पास ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ के डेरिवेटिव पता है तो आप उससे उनका इंटीग्रल भी निकाल सकते हो, आसानी से आपको इंटीग्रल भी फिर पता चल सकता है। देखें जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो ना 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव था, ये था साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का प्लस सी हम साथ लिखेंगे। लेकिन इसी के साथ मैंने आप लोगों को याद है इसी बोर्ड पर यहीं पर एक और बात लिखवाई थी कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इन्वर्स का जो है उसको आप माइनस के साथ लिख दो तो वो कॉज का बन जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी के साथ जो ये है हमारे पास, ये याद हो तो ये सीकेंट इन्वर्स का लिखवाया था, और इसके ही साथ बताया था कि अगर इसके साथ माइनस लग जाए तो माइनस कोसेकेंट, वो फिर कोसेकेंट इन्वर्स का बन जाता है। अब इसमें ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये याद हो तो लिखवाया था टेन इन्वर्स का, और अगर इसके साथ यहाँ ऊपर -1 आ जाए तो ये किसका बन जाता है, कॉट इन्वर्स का। इस तरह आपने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ये देखें, ये जो है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसमें ये कुछ फॉर्म आपको इससे मिलती जुलती लग रही है, प्लस भी है बीच में, एक्स स्क्वेयर भी है, एक्स स्क्वेयर भी, यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ ए का स्क्वेयर है, तो ये टेन इन्वर्स से मिलता जुलता है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन फिर होती है 1 बाय ए
tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। अच्छा जी, अब एक और मैं बात बताऊं, अगर यहाँ पर आ जाए, इधर लिख देता हूँ इसको मैं कि अंडर रूट ये है डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह मैं लिखूँ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो फिर वो आगे देखें। असल में बात क्या है सारी कि ये भी, अब जिस तरह मैंने आपको बताना चाहा ना कि ये इससे रिलेटेड थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस ए स्क्वेयर है तो 1 है, तो इसी तरह उसका फिर देखें जो इंटीग्रल था वो भी इससे रिलेटेड था। लेकिन जब ये आ जाते हैं, अब ये वाला देखें, ये इससे मिलता जुलता लग रहा है या नहीं, एक्स स्क्वेयर माइनस के साथ पीछे 1 है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर, तो इसका फिर इंटीग्रल बनता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। अब देखें साइन हो या इस तरह साइन वाले का हो ना, तो उसके साथ ए स्क्वेयर अगर इधर आ जाए तो 1 बाई ए नहीं लगता, ये लगता है 1 बाई ए सिर्फ और सिर्फ tan और सीकेंड वालों के लिए। जिस तरह अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिखा है ना, तो मैं इधर लिख दूँ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो सेम टू सेम वही है, बस 1 की जगह ए स्क्वेयर आ गया, उधर भी 1 की जगह ए स्क्वेयर आया था। साइन के साथ 1 बाई ए नहीं आता, tan वाले के साथ और सीकेंड वाले के साथ 1 बाई ए आता है। बाकी उनमें वही है कि आपने उनके पास इन्वर्स के साथ x बाई ए करने, सब में सेम है, बस tan और सीकेंड वाले के साथ 1 बाई ए आता है, साइन वाले के साथ 1 बाई ए नहीं आता। इस तरह अब ये 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जो है, अब सॉरी 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बल्कि ये तो यहाँ भी लिख दिया, चलें ये भी एक ही चीज़ है देखिए, और ये एक ही चीज़ है, गलती से दोबारा लिख दिया मैंने, देखा नहीं, गौर नहीं किया। अब इसमें देखें ये जो है ये थोड़ा चेंज है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका भी ना आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ये होता है x बाई 2 अंडर रूट, सेम टू सेम यही लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ क्या आएगा आपके पास प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी आएगा, x बाई ए प्लस सी। ये कुछ रिजल्ट्स ना आप लोगों ने खुद याद करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों की मर्जी है। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा ये इसने कुछ भी नहीं किया, समझाया क्या है, बस फार्मूले लिखवाता रहे, फार्मूले ही हैं इस चैप्टर के अंदर, सही है। ये फार्मूले आप लोगों को आना ज़रूरी है, अगर ये फार्मूले नहीं आएंगे तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे सवाल वहाँ पर पेपर में। अच्छा, ये तो थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। इसी तरह आपके पास कुछ आते हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस में आपने उनके डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक के भी डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं। अब देखो हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की। अब इसमें क्या है, फॉर्मूले में लिखता जाऊंगा, आप लोगों ने नोट कर लेने और बाद में याद करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक को कॉस एक्स पढ़ा जाता है, असल में प्रोनाउंस किया जाता है। उसके साथ फिर सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर्ड एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फिर उसके बाद आपके पास आता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फिर आपके पास आता है टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद और किसका आता है, और आएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा जी, इन सब के क्या बनेंगे फॉर्मूले। साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी
कॉश एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एफ एक्स का क्या है, टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा जी, कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर किसका है, माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। जो है टेन हाइपरबोलिक एक्स और सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, ये है माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, और ये है माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ये तो थे हमारे पास हाइपरबोलिक के, ठीक है। इस साइड पर मैं लिखने लगा हूँ इन्वर्स हाइपरबोलिक वाले, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन्वर्स हाइपरबोलिक, ठीक है। इसमें देखें आपके पास आएंगे, क्या आएगा, पहले 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 1 dx/√x स्क्वायर माइनस 1, फिर आपके पास आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, फिर आपके पास आएगा -1/x -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, और फिर आपके पास आता है -1/x mod √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ये ना स्क्वायर्ड है, नीचे लिखना पड़ रहा है लेकिन उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये अगर याद हो ना आप लोगों को, मैंने कहा इसमें आप लोगों को अगर उनके फंक्शंस के डेरिवेटिव याद थे तो आप उनको उनके इंटीग्रल याद होंगे। अगर ये नज़र आ रहा है फंक्शन तो आप लोगों को कुछ ज़हन में आ रहा है कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव था, तो ये था साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स का। इसी तरह ये किसका था, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस सी का। अब इसमें ना टेन, ये जो है ना ये है टेन हाइपरबोलिक एक्स का भी और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का भी। ये भी मैंने जब डिफ्रेंशिएशन करवाई थी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर एक्स का मॉड आ जाए लेस देन 0 तो ये होता है टेन इन्वर्स का, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का, और अगर x का मॉड ग्रेटर देन 0 आ जाए तो होता है कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x प्लस सी का, ठीक है। ये मैंने तब भी आप लोगों को बताया था। उसी तरह ये किसका है, ये है सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x प्लस सी का। किसका है जी, सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x प्लस सी का। और ये जो है ये है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x प्लस सी का। इस चैप्टर में इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते ले लें। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं। एक आध ट्रिक है वो जैसे ही आएगी, एक जिस तरह साइन 2x वाली थी वो मैंने बता दी, एक और आएगी वो आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फार्मूले इस चैप्टर में याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मूले नहीं आते होंगे छुट्टी है आपकी। हमारे सर कहा करते हैं बहुत अच्छे सर हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे और उन्हें ब्लेस्ड रखे। वो हमें कहा करते हैं बेटा आपके तो हैंड्स अप हैं, आप छुट्टी है आपकी, तो आपसे तो नहीं हो पाएगा। इस तरह वो सर क्या करते थे, लेकिन वो थे बहुत अच्छे सर। तो उससे मुझे याद आया कि अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते तो आपकी तो छुट्टी है। तो देखें जी, यहाँ पर अब हमने इन्वर्स हाइपरबोलिक की बात कर ली। अभी हम आ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, कुछ ऐसे फंक्शंस के कुछ रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर के अंदर कई दफ़ा आ चुके हैं, ई कैट के अंदर भी ये पहले कई दफ़ा आ चुके हैं। अब ये देखें, ये हैं ऐसे फंक्शंस या इंटेग्रल जिनके अंदर इंटेग्रल में लॉगरिथमिक आता है। मैं लिख रहा हूँ इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक्स, ठीक है ना। पूरी बात अब पूरा वो नहीं लिख रहा, अब इसमें असल में है कि इंटेग्रल्स ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लॉगरिथम्स, सॉरी लॉगरिथमिक लिख दिए, लॉगरिथम्स, सही है। अब इसमें देखें
यहाँ पर पहले नंबर पर। अब ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना इंटीग्रेशन में अक्सर जो होगी ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा, वो तो आपको आता ही है, लेकिन इसमें कुछ मेन जो बात है वो रिजल्ट्स की है। तो रिजल्ट्स अक्सर वो सीधे ही बस रिजल्ट्स पूछ लेता है कि ये किसके इक्वल है या ये किसके इक्वल है, तो इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। पहला आता है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर आता है ये है 1/2 a ln ऑफ मॉड में x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी, या इसी को आप लोगों ने कईयों ने 1/a कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी की फॉर्म में भी शायद पढ़ा हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फिर आता है dx/a² माइनस x²। तो इसका क्या होता है 1/2a ln ऑफ, इसमें x माइनस ए था, इसमें आता है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी, या इसी को आप लोगों में से कईयों ने किससे याद रखा होगा 1/a tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। अच्छा, ये आप लोगों को दोनों तरीक़ों से याद होने चाहिए इनके फार्मूले। ठीक है, फिर आपके पास एक आते हैं वो है dx/√x² प्लस a²। ठीक है, अब इसका क्या है फॉर्मूला, इसका है ln ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, या इसी को आपने एक और तरीके से पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ठीक है, इसी के साथ आपके पास एक और आते हैं वो है dx/√x² माइनस a²। तो ये किसके इक्वल होगा, ये है ln ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं वो है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने लेना है ले लें, आगे भी इससे 2-4 और रिजल्ट्स हैं इस तरह के, वो फिर मैं लिख लूँ। देखें जी, फिर से बोल रहा हूँ, और ये मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में सारी बात फार्मूलों की है, फार्मूलों की गेम है। फार्मूले आते हुए क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, फार्मूले ना आते हुए तो बस टाइम फिश है, फिर आपका सीन नहीं है, फिर आप उड़ गए बस। तो इसलिए फार्मूले याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बनता है यहाँ पर, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ इधर, ये होता है x/2 √x² प्लस a² प्लस ln ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ऐसे। ठीक है, और इसी के तरह का एक और भी है, वो है √ उसका क्या था x² माइनस a²। हाँ जी, ठीक है, d ऑफ x, इसका भी मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो ये बनता है x/2 स्क्वायर रूट, ये ऊपर है स्क्वायर रूट, ऐसे √x² माइनस a² माइनस ln ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, अब इसका भी आपने अगर लेना स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्ज़ी है, लिख लें, वो आपके लिए जिस तरह आसान लगता है उस तरह ले लें, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये रिज़ल्ट्स अक्सर औकात वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये किसके इक्वल है, नीचे ऑप्शन में ये दिया होगा। तो आप लोगों को ये फार्मूले आते होने चाहिए, अगर नहीं आते तो बस मैं काफ़ी कोई 5-6 दफ़ा कह चुका हूँ भाई छुट्टी आपकी, भाई फार्मूले याद करने इंटीग्रेशन में। मैंने चैप्टर के शुरू में ही आपको कहा था कि इंटीग्रेशन में फार्मूले आते होंगे तो काम चलेगा, फार्मूले नहीं आते तो बस ठीक है भाई, छुट्टी करो, मज़े करो जाके। ठीक है ना,
अच्छा, इसमें अब आ रहे हैं इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल वाले, इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट्स, सही है, यानी एक्सपोनेंशियल वाले। अब इसमें तो खैर कुछ भी नहीं है, इसमें सीधे सीधे जनरल जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, कोई उसमें ख़ास हैवी बात नहीं है। e की पावर f ऑफ x इंटू साथ d ऑफ x, तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? इसका इंटीग्रल होता है e की पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस c। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि डेरिवेटिव का उल्टा है, उसमें हम e के पावर f ऑफ x की जो भी साथ पावर होती थी उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते थे, ये उसको साथ मल्टीप्लाई करवाते थे। यहाँ पर हमने ये गलती से ये नहीं लिखा, डेरिवेटिव को नीचे डिवाइड करवाना है, वहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड है। इसी तरह अगर e की पावर x आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है? इसका इंटीग्रल e की पावर x के ही इक्वल होता है, क्योंकि इसमें देखें जब आप x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कराएंगे तो वो 1 नहीं होगा, इस वजह से। फिर इसके बाद आपके पास आता है a की पावर f ऑफ x इंटू डी ऑफ x, वो किसके इक्वल होगा? वो आपके पास होगा a की पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय ln ऑफ a इंटू f प्राइम ऑफ x प्लस c, ठीक है। फिर आपके पास एक और आता है कि a की पावर x का इंटीग्रल क्या है, तो उसका देखें जी, a की पावर x का क्या बनता है? a की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ a प्लस c, क्योंकि जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 नहीं होगा, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक्सपोनेंशियल के थे फार्मूलाए। अब इसमें एक और बस मैं आप लोगों को साथ करवा दूं कि कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस जो थी, ये तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना। असल में सब्स्टिट्यूशन का आप लोगों को आना चाहिए। अक्सर तो वैसे क्वेश्चन आसान इसी तरह के आएंगे कि आप लोगों से हो जाएंगे, मतलब सीधे ही होंगे, लेकिन वैसे भी सब्स्टिट्यूशन वाले आपको आने चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको कन्वेंशनल मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि ऐसा आ जाता है क्वेश्चन जो कन्वेंशनल से ही हो सकता है, तो फिर आप उधर फंस ना जाना, रिवाइज कम से कम एक दफ़ा इनका तरीका करके जाना, कि ताकि आपको पेपर में मुश्किल ना हो। अच्छा, अब है सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस कुछ जो है, या आप लोगों ने पढ़ी भी हैं, फेडरल की बुक में भी इनका टेबल बना हुआ था, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। √a² माइनस x² है, तो इसको आप इसके लिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। अगर आपके पास इसमें आता है इसमें आता है x² माइनस a², तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, ठीक है। इसी के बजाय आपके पास आ जाता है √a² प्लस x², तो आपने अगर सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे? x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशंस लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये आंसर नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आता है, अगर आपके पास हो √x प्लस a या √x माइनस a की फॉर्म में लिखा हो क्वेश्चन में, तो आप उन्हें उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें? √x प्लस a को t ले लो, या अगर √x माइनस a है तो उसको भी t ले लो, ठीक है। इस तरह आप इनको कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास आएंगे, वो है, एक तो है √2ax माइनस x², और एक है आपके पास √2ax प्लस x²। तो इनके इंटीग्रेशन आप कैसे, इनके क्या अगर आपने करनी सब्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए आपने क्या करना है? x माइनस a को लेना है a साइन थीटा, x माइनस a को, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने इधर करनी है तो इसमें x प्लस a को लेना है a सीकेंट थीटा, ठीक है। इस तरह आपके पास ये कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस थी।
याद करें। अच्छा, एक आदत है, मेरा एक पेपर में आया था सीधा सीधा क्वेश्चन बस कि अगर इस तरह लिखा हो तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, वो साइन वाले का मेरे पास आया था। तो इस तरह मैं बता दूं, ये भी आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि पेपर में क्या पता एग्जामिनर का दिल कर ले तो वो पूछ ले, क्योंकि मेरा एक दफ़ा आया था इस तरह कि इसका उसने पूछा था कि इसके लिए सब्स्टिट्यूशन कौन सी आप करेंगे, तो वो फिर ये था आंसर। ठीक है, इस तरह आपके पास आ सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट 1। जो इसका लेक्चर का पार्ट 2 है उसके इस पार्ट 1 के अंदर हमने क्या चीज़ कवर की है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक वाले, एक्सपोनेंशियल और कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस की बात की है। जो इसका पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड ही है वो, और एंड पर हम देखेंगे उसमें जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। कोई भी अगर मुश्किल होती है, समझ नहीं आती, खैर इसमें समझने वाली कोई बात थी नहीं, असल में इसमें आपने रिजल्ट्स याद करने और याद करने पड़ेंगे तभी आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो बस यही है कि भाई इसको अगर पेपर अच्छा करना चाहते हो कि वहाँ पर इंटीग्रेशन का जो भी अगर क्वेश्चन आए सॉल्व कर सको, फार्मूले याद ज़रूर करो, ज़रूर करो, ज़रूर करो। नहीं करोगे तो भाई मेरे से गिला नहीं करना कि ये पढ़ाया नहीं है या क्या नहीं किया, भाई फार्मूले आप लोगों ने खुद याद करने। यही था आज का लेक्चर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।